स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स हब पर। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पर्यावरण विषय के साथ अपना भूगोल विषय भी शुरू करेंगे, तो इसलिए आज से हम अपने भूगोल की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो भूगोल में अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस हम दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। कौन कौन से? एक विश्व भूगोल और दूसरा है भारतीय भूगोल। और इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वे भारतीय भूगोल से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम पहले भारतीय भूगोल को कवर करेंगे और बाद में हम विश्व भूगोल को शुरू करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एवं कर्क रेखा यानी कि जो भारत की अवस्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं क्षेत्रफल से। जो भारत है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत 7वां बड़ा देश है, जो कि भारत में कितना क्षेत्रफल पाया जाता है? लगभग 32,87,263 किलोमीटर। तो इतना जो है लगभग भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। तो ये था भारत के क्षेत्रफल के बारे में। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि में जो भारत आगे की पंक्तियों में नजर आता है, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि में सभी देशों को पछाड़ते हुए भारत दूसरे स्थान पर है। केवल इससे पहले चीन ही है, यानी कि चीन पहले नंबर पर और उसके बाद भारत आता है जनसंख्या में। और भारत में जो विश्व की लगभग 17.4% जनसंख्या निवास करती है। और अगर इसी का आंकड़े से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम चीन को भी पार करके पहले नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल काफ़ी विश्व के अगर कंपैरिजन जो क्षेत्रफल है वह हमारा 7वें नंबर पर आता है। इसके बाद दो चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के मैप से रिलेटेड कि भारत किन अक्षांशों में, यानी कि जो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो भारत का जो उत्तरी कोना है, जिसे जो कि जम्मू कश्मीर का इंदिरा कोल पॉइंट है, जो भारत का उत्तरतम हिस्सा है यह है जम्मू कश्मीर का इंदिरा कोल हिस्सा पार्ट है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। इसी तरह जो भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम हिस्सा तमिलनाडु में कन्याकुमारी के केप कोमोरिन में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरतम हिस्सा इंदिरा कोल और मुख्य भूमि का दक्षिणतम हिस्सा है केप कोमोरिन। और वैसे अगर देखा जाए तो वैसे हमारा जो दक्षिणतम हिस्सा है वह निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। और यह इंदिरा पॉइंट जो है, यह जब भारत में 2004 में सुनामी आई थी तब यह पॉइंट जलमग्न हो गया था। ये थी उत्तर से दक्षिण की। अब देखेंगे जो पूर्वी हिस्सा है यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो कि कौन सा है? किबिथु। यानी कि जो किबिथु है वह हमारे देश का सबसे पूर्वतम हिस्सा है। और इसी तरह जो पश्चिमतम हिस्सा है, सबसे पश्चिम पॉइंट कौन सा है? यह गुजरात के कच्छ में पाया जाता है, जो कि सर क्रीक है। लेकिन जो सर क्रीक है यह एक विवादित हिस्सा है, किसके बीच में? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। तो इसलिए अगर सर क्रीक ना हो ऑप्शन में तो आप गुहार मोती भी कह सकते हैं। यानी कि गुहर मोती एक गांव है जो कि गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो सर क्रीक भारत का पश्चिमतम हिस्सा है, जो कि गुहर मोती के निकट स्थित है। तो ये थी जो हमने देखा कि जो उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वतम एवं पश्चिमतम हिस्से हमने देखे। और इस तरह जो भारत का उत्तर में जो अक्षांश स्थिति है वह कहाँ से शुरू होती है? यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरह जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा हमने देखा केप कोमोरिन, ये कौन से अक्षांश पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी
अक्षांश। और पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ हम देखेंगे जो पश्चिम पे हिस्सा है वे कौन से देशांतर पर है, यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और पूर्वी हिस्सा यह स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि मैं जो उत्तर वाला हिस्सा और दक्षिणतम हिस्सा दोनों को ही उत्तरी अक्षांश कह रही हूँ, लेकिन इसी तरह जो हमारा भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है उसे मैं क्या कह रही हूँ, पूर्वी देशांतर, और इसे भी पूर्वी देशांतर कह रही हूँ। तो यह हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कह रहे हैं, लेकिन अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तब इसे ये पूर्वी देशांतर में आते हैं। और वो हम कैसे देखते हैं वे हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में अब पढ़ेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि इनकी अक्षांश एवं देशांतर में क्या स्थिति है। तो इस तरह जो भारत का उत्तर से यानी कि जो उत्तरी पॉइंट के इंदिरा कोल से लेकर केप कोमोरिन तक जो भारत का विस्तार है वह कितना है, अगर हम उत्तर से दक्षिण भारत के विस्तार को देखें तो यह लगभग 3214 किलोमीटर है। और इसी तरह जो भारत का पूर्वी पॉइंट यानी कि किबिथु से लेकर सर क्रीक तक जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम वह कितना है, 1933 किलोमीटर। तो ये था क्षेत्रफल और इस भारत की अवस्थिति के बारे में। अब हम जानेंगे अक्षांशीय स्थिति यानी कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो जो अक्षांश एवं देशांतर रेखा है अगर हम पृथ्वी पर देखें तो ऐसी कोई रेखाएं नहीं पाई जाती। ये केवल एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके माध्यम से हम किसी देश की अवस्थिति या फिर किसी व्यक्ति की जो लोकेशन का आराम से पता लगा सकते हैं। तो ये होती क्या है, तो मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है जिसे कि बीचों बीच भूमध्य रेखा काटती है। तो यह हमारी क्या है, यह भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह भूमध्य रेखा ने दो भाग में विभाजित कर दिया। अब आते हैं हमारे मुख्य पॉइंट पर कि अक्षांश क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि ये भारत का केंद्र बिंदु है, तो इसके पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है, जहां से इस केंद्रीय बिंदु को जो पृथ्वी का केंद्र है, इस केंद्र बिंदु से जब हम किसी भी बिंदु पर या फिर वो उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिण गोलार्ध में हो, तो किसी भी बिंदु पर जब हम भूमध्य रेखा को आधार बनाते हुए पृथ्वी के केंद्रीय बिंदु से एक कोणीय रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो यह है एक अक्षांश बिंदु है। तो अक्षांश क्या होते हैं, कोई भी बिंदु या उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में जहां पर पृथ्वी के केंद्र से एक कोणीय रेखा खींची जाए भूमध्य रेखा को आधार बनाते हुए, तो उस बिंदु को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये था अक्षांश रेखा के बारे में। लेकिन जब हम अक्षांश बिंदु से भूमध्य रेखा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो इस रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। तो ये दो चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो ये था अक्षांश एवं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम समझेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और कितने टोटल अक्षांश बिंदु और अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इसी तरह जो ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा, यह 0 डिग्री अक्षांश है और इसी के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हमें 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री अक्षांश है जो कि एक बिंदु के रूप में होता है। इसे हम उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं। और इसी तरह दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश पर साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी गोलार्ध में भी
इसके भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांश रेखाएं होती है। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में देखें कि सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी एक समान होती है, जो कि 111 किलोमीटर होती है, और ये सभी जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर होती है। और किन्हीं भी जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कटिबंध कहते हैं। तो ये था कटिबंध के बारे में। और आप देखें जो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से या जो विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वह कम होती जा रही है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध दोनों की ओर। अब हम देखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वह कौन सी अक्षांश रेखा है जिसकी लंबाई या फिर जो त्रिज्या या रेडियस है वह सबसे लंबा है, तो सबसे लंबी होगी हमारी जो भूमध्य रेखा, जो विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश, और सबसे छोटी है 90 डिग्री पर 90 डिग्री अक्षांश, क्योंकि एक बिंदु के रूप में है। अब हम जानेंगे कि जो टोटल अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अक्षांश, अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में हमने देखा कि 90 डिग्री तक अक्षांश पाए जाते हैं। तो 90 डिग्री यानी कि जो 90 अक्षांश उत्तर में, इसी तरह 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में, और जो एक अक्षांश हमारा कौन सा रह गया 0 डिग्री अक्षांश, जो कि उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध में कॉमन पाया जाता है। तो इस तरह जो हमारे जो टोटल अक्षांश हो जाते हैं वे कितने हो जाएंगे, तो टोटल हमारे 121 अक्षांश बिंदु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसी तरह जो अक्षांश रेखाएं हम देखें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में तो कितनी है, आप सोचेंगे कि 90 है, यानी कि जो 90 डिग्री अक्षांश तक है, लेकिन हमने देखा कि जो 90 डिग्री अक्षांश है यह एक बिंदु के रूप में है, न कि रेखा। तो इसलिए 90 अक्षांश रेखाएं न होकर उत्तरी गोलार्ध में है 89, और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। और एक अक्षांश रेखा जो कि दोनों में कॉमन है, कौन सी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस तरह हमारी टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती है 179 अक्षांश रेखाएं। तो ये था अक्षांश के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको इसमें बता दूं कि लगभग जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री, मान लीजिए ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस 23.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। और जो ये कर्क रेखा है यह भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो यहाँ हमने मैप बनाया है, तो ये जो यह रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि जो भारत कौन से अक्षांश में स्थित है, उत्तरी या दक्षिणी। तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो हमने बता किया था कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत यहाँ स्थित है। तो जो ये देखा, और जिसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही है, तो भारत दक्षिणी अक्षांश में स्थित ना होकर उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसलिए हम बोलते हैं कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो इस तरह भारत की हमें अवस्थिति अक्षांश के संदर्भ में पता लग गई है कि यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब हम पता करना है कि भारत की जो पूर्वी देशांतर स्थिति कैसे है। उससे पहले हमारी कर्क रेखा की बात हुई है, तो हम यह भी जान लेते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से आप देख लें। यह कर्क रेखा जो कि पहले गुजरात, उसके बाद थोड़ा सा ये राजस्थान को टच करते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और फिर बीच में बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए यह त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब हमारा रह गया देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना। तो
तो ये हमारी पृथ्वी है, तो जिसमें कि ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा, और ये हमारे उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल और साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। तो वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और साथ ही जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में यानी कि पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग 2 बराबर भागों में बांटते हुए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और इसके साथ ही इसकी जो खास बात देखेंगे कि जितनी भी रेखाएं हम खींचते हैं देशांतर रेखाएं, यानी कि वे रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं आप डायग्राम को देखकर पता लगा सकते हैं कि जो मैं ये रेखाएं खींच रही हूँ इन सभी रेखाओं की अगर बीच की दूरी की बात करें तो सर्वाधिक दूरी जो है वह विषुवत रेखा के पास है, और जैसे ये ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। और दूसरा, जहां हमने देखा था कि अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, तो इनके बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा के समीप पाई जाती है, जो कि लगभग कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। और इसी तरह जो 0 डिग्री देशांतर है, हमने आपको पता होगा कि जो कोई भी गोलाकार चीज होती है उसका जो मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसी तरह जो 0 डिग्री देशांतर ने जो हमारी पृथ्वी मान लीजिए गोलाकार है, तो इसको जब हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, यानी कि इसने 2 भागों में विभाजित किया है, कौन कौन से? ये पूर्वी पार्ट और ये पश्चिमी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से की बात करें तो पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से को जब 360 को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा तो यहाँ भी 180 आ जाएगा, और पश्चिमी हिस्से में भी कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? 180। तो पूर्वी देशांतर की 180 और पश्चिमी देशांतर की 180, तो टोटल हमारी हो जाती है 360 देशांतर रेखाएं जो पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि भारत कहाँ पाया जाता है। तो भारत यहाँ पाया जाता है, हमने देखा कि भारत जो है वह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच पाया जाता है। तो जो हमारा ये बिंदु यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, इस देशांतर आप तो सबसे पहले देखें कि इस देशांतर के पूर्व में भारत है, तो भारत की अवस्थिति पश्चिमी देशांतर ना होकर क्या होगी? पूर्वी देशांतर होगी। तो इसलिए यह हिस्सा जो है भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह पश्चिमी हिस्सा है, लेकिन पृथ्वी के संदर्भ में यह देशांतर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित होने के कारण इस हिस्से को भी हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं। तो ये था सब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में और कर्क रेखा और क्षेत्रफल के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई हो, और वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।